वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 की ये पुस्तक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो भी इस पुस्तक में दिए गए हैं उन पर हम एक नज़र डाल रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इन बुक से देखने को मिलेंगे। ये बुक्स SCERT जो कि यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई जाती है, स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, वो बुक हैं और ये आपको बाज़ार में नहीं मिलती हैं। ये आपको किसी भी यूपी के सरकारी स्कूल से आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको गूगल पर जाकर आप अगर ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएंगी और इनको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। लर्नर्स, अब आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करके आप कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी पर मिलेंगी। इसके साथ साथ आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आपका जो भी सिलेबस होगा वो कंप्लीट कराया जाएगा। कंप्लीट एग्जाम की तैयारी, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आपके लिए एक न्यू बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है, टारगेट CTET 2022 का, जो कि एक कंप्लीट बैच कोर्स है CTET के लिए और ये 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आप 10% का डिस्काउंट और पा सकते हैं। और इस बैच कोर्स में आपको हिंदी, संस्कृत, EVS, साइंस, CDP, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स सभी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। जितना भी सिलेबस आपका CTET में आता है NEP के अकॉर्डिंग वो सारा आपको करवाया जाएगा। साथ ही क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप बैच कोर्स ले सकते हैं। 6 महीने और 12 महीने का ड्यूरेशन में ये बटा है। इसमें आपको और 10% का डिस्काउंट मिलता है और 10% का डिस्काउंट आपको रेफरल कोड प्रतीक्षा टैट यूज करने पर मिलेगा। इसके साथ ही आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं और मेरी फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भी आप ये रेफरल कोड यानी कि प्रतीक्षा टैट को अनलॉक कोड की तरह यूज करके भी आप मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेली अनअकैडमी पर होती है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। थैंक यू। फोर्थ चैप्टर है हमारा वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा और टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्य जो शब्द है उसका अर्थ होता था श्रेष्ठ या उत्तम। माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का ही विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन कैसा रहा आर्यों का? प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। हर एक पॉइंट, हर एक लाइन पर जरूर ध्यान दें। वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी, उपजाऊ की भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा और उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं बस जाते थे और इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। आर्य सभ्यता का जो प्रसार है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य जो है सप्त सैंध प्रदेश से आए हैं और कुछ जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो आर्य हैं वो मूलतः भारत के ही निवासी थे। सप्त सैंध प्रदेश क्या होता है? जो सप्त सैंध प्रदेश है वो 7 नदियों का प्रदेश है, यानी कि जो 7 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, रावी नदी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। इन 7 नदियों के जो आसपास के प्रदेश हैं उनको सप्त सैंध प्रदेश कहते हैं। ब्रह्मवर्त दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कहलाया जाता है। ब्रह्मर्षि, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसको कहते हैं आर्यवर्त। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का जो क्षेत्र है उसे आर्यवर्त कहते हैं और दक्षिणापर्त विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का जो क्षेत्र है उसको दक्षिणापर्त कहते हैं। ये आर्यों का भारत में विस्तार यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद जो वेद हैं, वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि वेद जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या कितनी है? 4 संख्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में
विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंडल मीन्स पार्ट हैं, भाग 10 भाग हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है, जो आप देख सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तब आपका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद जो है वो संगीत के जो सप्त स्वर हैं सा रे गा मा, उनका वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों और उसे करने की विधियों का वर्णन है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोनने का वर्णन है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जो तंत्र मंत्र जादू टोनने का जो वर्णन है वो किस वेद में है, तो आपका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। और आपको चारों को ही ध्यान रखने हैं, चारों को बोलने वाले को क्या कहते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया। पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। आर्यों के जन क्या होते थे? आर्य जो थे वो कबीलों में रहते थे, और कबीलों का जो नाम था उनके मुखिया के नाम पर ही रख दिया जाता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हम पुरुजन, यदुजन, तुर्वशजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है हमें। और ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया जाता है और उसे जनरक्षण कहते हैं। एक जन में कई विष होते थे, यानी कि जन के बाद विष होते थे। जैसे अब स्टेट है, स्टेट में क्या है? जिले हैं, जिले में क्या होंगे? गांव होंगे, ठीक है, शहर होंगे, शहर के अंदर गांव होंगे। इस तरह से क्या होता था? एक जन होता था, जन में कई विष होते थे। इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे। कुल या ग्रह के मुखिया को कुलप या ग्रहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए, तब जब जनपद में परिवर्तित हो गए, जो जन थे वो जनपद में परिवर्तित हो गए। राजा, वैदिक काल में जन का जो प्रमुख था वो राजा कहलाया जाता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं। इसके बाद किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी, जिसमें कई सारे लोग बैठते थे और डिस्कशन चलता था। ये आपने कई बार टीवी और सीरियल्स जो होते हैं राजा महाराजाओं वाले, उसमें आपने देखा होगा। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी और सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था, जिसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। बलि का अर्थ होता है जो भी उपहार है उसको हम बलि कहेंगे। बलि के रूप में आप राजा को कुछ भी दे सकते थे, अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, कुछ भी दे दिया जाता था। और उन सबको हम क्या कह रहे हैं? बलि कह रहे हैं, जो भी दान दिया जा रहा है राजा को। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गाय, घोड़े, रथ, हथियार, आभूषण को दास दासियों और लोगों में बांट दिया करते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं धर्म और यज्ञ के बारे में। जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य जो करता था वो पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे और जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो युद्ध में उन्हें क्या करते थे? विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे और ये मंत्र संस्कृत भाषा में होते थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वैदिक कालीन समाज कैसा था? वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का जो वरिष्ठ यानी कि बड़ा बुजुर्ग पुरुष था, उसे उस परिवार का मुखिया घोषित कर दिया जाता था, जैसे आज भी है, जिसको क्या कहते थे? गृहपति या कुलप कहते थे। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। पहला था राजा, दूसरा पुरोहित और तीसरा थे अन्य जन थे।
यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु क्या था, कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे ये जो यज्ञ करवाते थे उनको ब्राह्मण कहलाए गए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए गए, और जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। बाद में चौथा वर्ण जुड़ा है जो कि शूद्र नामक जुड़ा है। ये चौथा वर्ण जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। आश्रम व्यवस्था भी थी उस समय पर। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य, जो कि बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी, यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। और तीसरी वानप्रस्थ और चौथी संन्यास की थी। तो ये 4 अवस्थाओं में पूरा जीवन बटा हुआ था। आर्यों की जो भाषा थी, ये कहना कठिन है कि सारे लोग एक ही नस्ल के थे, तो वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है, और इन तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग के समानताओं पर आधारित हैं। इसके बाद जो जैसे संस्कृत में पितृ को फारसी में पिदर कहते हैं, लातिन में पाटर कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहते हैं। मातृ को मादर, लातिन में माटर और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अंतर दिखाया गया है। तो सारी जो भाषाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती ही होती हैं। शिक्षा, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, और पशुपालन, आर्य जो थे वो पशुपालक थे। गाय और बैल व्यक्ति से संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि के प्रतीक थे। जिस पे जितनी गाय वो उतना ही समृद्ध, जिस पे जितने बैल उतना ही समृद्ध। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में भी किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था और वेदों में इसे अघन्य कहा गया है। कई बार क्वेश्चन आया है कि अघन्य का मतलब क्या है या अघन्य किसे कहा गया है, तब आंसर होगा गाय। पड़ियों आसपास किसान द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाते थे। आर्य इन्हें दस्यु कहा करते थे। खेती का भी महत्व इस टाइम तक बढ़ चुका था। जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था उसमें लोग बसने लगे थे, और काफ़ी सारे जो जौ, गेहूँ, धान आदि उगाने लगे थे। अन्न को उगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। शिल्प भी हो चुका था। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, हस्तशिल्प करते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित थे। आर्य को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्यामितीय आकृति से भी परिचित थे। तो यहाँ पर महाकाव्य रचना के बारे में बात हुई है कि जो रामायण और महाभारत है, 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई है। इसमें पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत रामायण में दिखाई गई है। लोहे की खोज जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा था। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई थी। उपनिषद जो थे इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के बाद बने थे। वेदांत यानी कि वेदों का अंत। वेदों के बाद उपनिषद बने गए। इनकी संख्या कितनी थी? 108 है। भारत का आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो गया है। तो यहाँ पर मैंने अघन्या बताया जिसका वध ना किया जाए। अघन्या का अर्थ होता है जैसे कि गाय, ठीक है। जब भी अघन्या शब्द आएगा वो गाय से संबंधित होगा। दोआब 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता है जो गंगा यमुना का दोआब था। और वंशानुगत जो पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होने वाला अधिकार होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जैसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है।
सप्तस्वर सारेगमा का उल्लेख सामवेद में मिलता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और डैश की रचना महर्षि यानी कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के ने की है। तो यहाँ पर सही और गलत के निशान लगाने हैं। पहला, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था, बिल्कुल सही। दूसरा है लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है, तो ये गलत है क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, तो ये भी आंसर सही है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर और वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेरी अपनी कमेंट में लिखिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।